नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। आपको पता ही है कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले जो सियासी घमासान है वो अपने पूरे चरम पर है। और फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि जगह जगह जब जब लिस्ट आ रही है कैंडिडेट्स की, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस तरह का बवाल देखने के लिए मिल रहा है और जिस पैमाने के विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो बहुत छुटपुट हैं और उनको शांत करा लिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से विरोध के स्वर, विरोध का बिगुल जो बजा हुआ है, वो किसी भी तरीके से शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इन 5 राज्यों में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कांटे की टक्कर जो देखने के लिए मिल रही है, और 5 राज्यों के चुनाव को जिस राज्य ने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है वो है राजस्थान का चुनाव। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 2 लिस्ट जारी कर दी हैं, कांग्रेस ने भी अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 83 उम्मीदवारों की, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसने 76 उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक जारी कर दी है। लेकिन जिस तरह का बवाल देखने के लिए मिल रहा है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में, वो शायद ही कहीं पर देखने के लिए मिल रहा हो। आपको याद होगा जिस तरह से 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, उसके बाद जो बगावत के सुर देखने के लिए मिले थे, उसका कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में की, जहां वसुंधरा राजे का नाम है और वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, तकरीबन 1 दर्जन जो कैंडिडेट्स हैं, उनका नाम उसमें शामिल है। लेकिन वसुंधरा राजे को अभी भी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब अपनी गलतियों को इस तरह से सुधार रही है कि वसुंधरा राजे का नाम दूसरी लिस्ट में शामिल, उनके करीबियों को लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, तो वसुंधरा राजे को क्यों नहीं चेहरा बनाया जा रहा है? क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जा सकते हैं? और यही वजह है कि कुछ कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसकी एक वानगी मैं आपको देना चाहूंगी, कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी, फिर मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगी। तेलंगाना की अगर हम बात करें, आपको याद होगा टी राजा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के निलंबित एमएलए हैं, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको निलंबित पार्टी से किया गया था। एंड चुनाव से पहले उनका निष्कासन वापस ले लिया गया है। इससे आप ये समझिए कि एक ऐसे एमएलए जो लगातार एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलता है, जो बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल अपनी रैलियों से लगातार करता है, और जिस तरह की सियासत वो करता है वो सब आपको मालूम है। और इलेक्शन से जस्ट पहले निष्कासन, जो निलंबन था, उसको वापस लेना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अब इलेक्शन की पूरी अपनी पटकथा लिखने के लिए जा रही है। उससे पहले राजस्थान में जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान आपने देखा था, किस तरह का बयान उन्होंने, सांप्रदायिक बयान एक मंच से दिया था। इसके अलावा कुछ और चीजें भी मैं आपको बताना चाहूंगी। चुनाव से पहले किस तरह से नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि जीत उसे हासिल हो, क्योंकि उसे साफ लग रहा है कि इन 5 राज्यों में उसकी हालत बेहद खस्ता है। तो पहले देश की जो सेना है उसको यह आदेश दिया गया कि मोदी सरकार की योजनाओं का वो प्रचार करे। फिर उसके बाद अब आईएएस अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ प्रभारी बनाया जा रहा है। ये आईएएस अधिकारी अब घूम घूम कर मोदी सरकार का प्रचार करेंगे। और आपको पता है कि उससे पहले सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर, और उसमें नरेंद्र मोदी का कटआउट होगा, और ये प्रचार जो है वो अलग अलग जगहों पर किया जाएगा और अलग अलग जगहों पर ये सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इससे आप ये समझिए कि जो सरकार 9.5 साल से सत्ता पर काबिज है, और जितने राज्यों में उसकी डबल इंजन की सरकार है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की यहां पर मैं बात कर लूं, अगर उसको इस तरह की चीजें करने पर उतरना पड़ रहा है, इस तरह के स्टेप्स, इस तरह के हथकंडे उसे अपनाने पड़ रहे हैं, तो आप साफ समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घबराई हुई है। और सरकारी एजेंसीज का जो दुरुपयोग लगातार हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे भी आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि
सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और जो भी उसकी योजनाएं हैं या फिर जो उसका सांप्रदायिक कार्ड है या जनवरी में जो मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इस सबसे बात नहीं बन रही है और इसीलिए नई नई चीजें, नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि हम यहाँ पर बात सीधे तौर पर सबसे पहले हम राजस्थान की वहां पर करेंगे, क्योंकि राजस्थान की बैटल बेहद इंटरेस्टिंग हो गई है। आज अशोक गहलोत जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जोधपुर से जो सांसद रहे, बेहद हॉट सीट है सुरसागर की, वहां से जो विधायक हैं अभी फिलहाल सूर्यकांत व्यास, उनको लेकर उन्होंने बयान दिया है क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया है। और यहाँ पर सीधे तौर पर अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ की थी, उनकी योजनाओं की तारीफ की थी, इसलिए उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। सुनिए आप अशोक गहलोत ने क्या कहा, फिर उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगी मैं देख रहा हूँ वसुंधरा को सही है, कैलाश मेघवाल को हुई है, जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दे दी। क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए को हक नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार है हम लोगों का आपस के अंदर, भाईचारा आपस के अंदर है जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है, 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दी, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको सम्मान तो मिलना चाहिए था उनको। उम्र उनकी हुई है, इसमें कोई दुराय नहीं, तो इस उम्र के लोग और भी टिकट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बीजेपी की अप्रोच है वो अपना आप में इस बात का प्रतीक है, 7 मेंबर पार्लियामेंट को इन्होंने उतार दिया मैदान के अंदर। क्या उनका एक कार्यकर्ता बनी था 5 साल काम करने वाला? इसका मतलब अभी तक घबराए हुए हो। राजस्थान में जो सरकार ने काम किए हैं वो भी इतिहास बन गया। तो अशोक गहलोत को अभी आपने सुना, और जिस तरह की सियासत अशोक गहलोत करते हैं, आप देखिए वसुंधरा राजे से आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, एक आध बार उनकी मुलाकात, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुंधरा राजे को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा था। अब वसुंधरा राजे के बाद वो कह रहे हैं जीजी यानी कि सूर्यकांत जो है उनको इसकी सजा मिल रही क्योंकि उन्होंने तारीफ की है। और आप ये देखिए कि किस तरह से एक तरह की सिंपैथी भी यहाँ पर गेन कर रहे हैं अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत इसी तरह की सियासत के माहिर भी हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राजस्थान से सीधा अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप उनको मेरे प्रोग्राम पे देखते हैं, राजस्थान की जो तमाम पूरी सियासत है उसको बेहद बारीकी से वो समझते और जानते हैं और उन पॉइंट्स को आपके सामने रखते हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट बिलाल सब्जवारी जी जुड़ गए हैं। आपको पता है कि नेशनल पॉलिटिक्स को, कांग्रेस को बहुत करीबी से उन्होंने कवर किया है, पार्लियामेंट को उन्होंने एक लंबे से अरसे तक उन्होंने कवर किया है और बारीकी से उनकी निगाह रहती है इन तमाम इश्यूज पर और देश की सियासत पर। शुरुआत में अनिल जी आपसे करना चाहूंगी। अभी आपने सुना है यहाँ पर अशोक गहलोत को, और अशोक गहलोत को इससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना था जब पिछली बार मेरी आपसे बात हो रही थी। तो जिस तरह की सियासत अशोक गहलोत करते हैं कि अपने विरोधियों को भी अपने साथ लेकर चलना, क्या आपको लगता है कि जो उनकी ये सियासत है यही उनके लिए एक तरह से जीत की राह उनकी आसान कर रही है? जो उनकी पॉलिसीज हैं वो तो है ही भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह, और उसके साथ साथ अशोक गहलोत की इस तरह की सियासत, ये मैच्योरिटी। बुशरा जी, एक चीज अशोक गहलोत के बारे में आप समझिए, अशोक गहलोत एक कॉमनर जैसा बिहेव करते हैं। बड़ा मतलब अपने आप को सीएम बन जाए, कुछ बन जाए, वो बिल्कुल कॉमनर सा बिहेव कर रहे हैं। ये आप जोधपुर का भी शॉट दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं। वो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। जयपुर के मुझे कई किस्से याद हैं जिसमें वो चाय की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहां बैठ के चाय पीने लग जाते हैं। उनका यूएसपी ये रहा है, अगर मैं बोलूं, उनका जो पूरी पॉलिटिक्स है वो ये है, आई बिहेव एज अ कॉमनर। उनका ड्रेसिंग सेंस देखिए आप, ड्रेसिंग सेंस भी ऐसा है जो बिल्कुल कॉमनर, जो कॉमन लोग पहनते हैं वैसा है, कोई स्पेशल चीज नहीं होती। वो अपना को प्रूव ये करना चाहते हैं कि मैं सेंसिटिव हूं, मैं लोगों की समस्याएं सुलझाना चाहता हूं और मैं आपके बीच का आदमी हूं। ये उनका एक पॉलिटिकल स्टाइल है। हाँ, बीच में इस बार मैं मानता हूं विशा जी,
कुछ महीने या कुछ साल अशोक गहलोत उसको मेंटेन नहीं कर पाए। नहीं तो आप देखिए अशोक गहलोत वो चीफ मिनिस्टर थे जिनको एक्सेसिबल थे, ही वॉज एक्सेसिबल टू ऑल। कुछ साल ऐसे आए पिछले में वो सराउंड हो गए थे और लोगों से नहीं मिल पा रहे थे। तो ये जो आप दिखा भी रहे हैं और जो वो बोल भी रहे हैं, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जोधपुर वैसे भी उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। और जिनके बारे में वो बात करें, सूर्यकांत व्यास जिसको जीजी जीजी बोल रहे हैं, तो जोधपुर उनको जीजी बोला जाता है। तो उनके लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने तारीफ करी मेरी, इसलिए उनका टिकट कटा। कारण कोई भी हो टिकट कटने का देखिए, पर वो इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं जनता से इस बात को बोल के कि मेरी जो भी तारीफ करता है उसका टिकट कट जाता है। या वसुंधरा जी ने मेरी तारीफ करी या किसी और ने करी, कैलाश मेघवाल ने करी, तो वसुंधरा जी को तो टिकट मिल गया, अभी तक कैलाश मेघवाल का टिकट पक्का नहीं है। चाहे रीजन कोई भी हो, आपको बताता हूँ रीजन शायद ये होगा बीजेपी का टिकट नहीं देने का, शायद कि उनकी उम्र 85 साल हो गई, अब 85, शायद इसलिए टिकट नहीं दिया हो। पर अशोक गहलोत इसमें भी स्कोर कर गए। आप देखिए उनकी एक मैसेजिंग की राजनीति है, उस मैसेज से अपनी पिछली बार भी बात हुई थी, आपको याद हो बुशरा जी, जब अशोक गहलोत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी थी। मेरा हर समय मानना है अशोक गहलोत जो कुछ बोलते हैं उसका एक मैसेज होता है, वो फालतू की बात नहीं करते, वो एक मैसेज पहुंचाते हैं। क्या है इंडिया में, अभी मैं एक दूसरे डिबेट में था, आपको बताऊं, इंडिया में चुनाव जीता जाता है दो चीजों पे, मेरा मानना ये, बिलाल जी करेक्ट कर लेंगे, और एक होता है परसेप्शन और एक होता है इमोटिव इश्यूज। अशोक गहलोत ने ये बात करके एक तरह से एक इमोटिव इशू को उठाया है। देखो साहब वो तो इतनी बुजुर्ग है पर मेरी तारीफ करी थी इसलिए उनका टिकट कट गया, वो एक इमोटिव बनाना चाह रहे इशू को। और मैं मानता हूं या फिर अनिल जी आपको लग रहा है जी, या फिर अनिल जी आपको ये लग रहा है कि ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने काम इतने अच्छे इतने उम्दा किए हैं कि विपक्ष में बैठे लोग भी हमारी तारीफ कर रहे हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, हमारे काम इतने अच्छे हैं। कहीं आपको नहीं लगता कि ये मैसेज भी दिया गया है अशोक गहलोत की तरफ से? बिल्कुल विशा जी मानता हूं, और यही नहीं है, आप देखिए इससे पहले एक बीजेपी की नेता हैं, वो इनके घर पे पांव छूने गई इनके, क्या आपने इतनी अच्छी स्कीम दी है, नाम लेना ठीक नहीं है, अभी मैं नाम लूंगा भी नहीं, उन्होंने पांव छुए इनके घर पे जाकर और इनको धन्यवाद दिया है। इसके अलावा आप देखिए प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी रैली में बोलना पड़ा कि अशोक जी कह रहे हैं कि हमारी जो स्कीम्स हैं अगर बीजेपी की सरकार आई तो बंद कर दी जाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनकी स्कीम बंद नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अशोक गहलोत की स्कीम्स अच्छी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी एग्री कर रहे हैं, इन स्कीम्स को हम बंद नहीं करेंगे, मतलब ये स्कीम्स कंटिन्यू करेंगी। सबसे बड़ा सवाल उसमें पर एक उठता है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया ओपीएस क्या चालू रखेंगे वो, क्यों बीजेपी अभी ओपीएस के अगेंस्ट है। आप देखिए क्या वो ओपीएस को चालू रखेंगे? और यहीं पे अशोक गहलोत जो है, आप बिल्कुल सही करें, अपनी स्कीम्स की भी बात कर ली, ये भी बता दिया लोग मेरी स्कीम से खुश हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब किसी पार्टी का बंदा हो मेरी स्कीम से खुश है। जब प्रधानमंत्री खुद ही बोल गए रैली में चित्तौड़ में कि हम अशोक गहलोत जी ने कहते हैं कि हमारी स्कीम बंद हो जाएंगी, उनकी स्कीम बंद कर देंगे, हम उनकी कोई स्कीम बंद नहीं करेंगे, तो मतलब वो भी एंडोर्स कर रहे हैं आपकी। तो ये अनिल जी, लेकिन फिलहाल आपको क्या ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है? 83 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, 76 उम्मीदवार कांग्रेस ने जारी कर दी है लिस्ट। दूसरी लिस्ट में लग रहा है वसुंधरा राजे का नाम और कम से कम 1 दर्जन के करीब जो है उनके करीबियों के नाम, यानी कि मनाने की एक कोशिश। इतने कंफ्यूजन में आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों है कि पहले 7 सांसदों को उतारती है, फिर इतना विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है कि शायद ही कहीं देखने के लिए मिला हो टिकट के बाद, और तमाम जिनके टिकट्स काटे जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हैं, और जाहिर सी बात है उसका नुकसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। ऐसे में हो सकता है नाराजगी कांग्रेस में भी हो, लेकिन उस पैमाने पर कहीं पर नजर नहीं आ रहे उस तरह के विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना कंफ्यूज क्यों नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या उन्हें लग रहा है कि वसुंधरा राजे को सबक सिखाना है और उस सबक सिखाने में वो नुकसान भुगतने के लिए भी तैयार है, या उनको लग रहा है कि ऐसा करके उनको फायदा हो सकता है? उषा जी आपने बड़ा मेजर क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। यहाँ पे प्रहलाद जोशी एक तरह से इंचार्ज हैं आजकल, उन्होंने जो फीडबैक दिया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये हमें तो दिया नहीं है, सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली जाके उन्होंने फीडबैक दिया अगर वसुंधरा राजे को किनारे करा गया तो हम बहुत डिफिकल्टी में आ जाएंगे।
उसके बाद सेकंड लिस्ट निकलती है। आपने एक फिगर गलत बोला, 124 डिक्लेयर हो चुके हैं अभी तक बीजेपी के। 89 124। तो उस 124 में अगर आप देखें सेकंड लिस्ट में वसुंधरा जी के आदमियों को अकोमोडेट करा गया। कितने आदमी हैं वो भी फिगर आपको करेक्ट कर देता हूं, 28 के करीब। और पहली वाली लिस्ट में वसुंधरा जी के 4 थे, तो करीब 32 आदमियों को आउट ऑफ 124 एडजस्ट करा गया वसुंधरा जी के। ये मान के कि अगर वसुंधरा जी को किनारे करा तो हम स्लिपरी ग्राउंड पे हैं और नीचे चले जाएंगे। इसलिए ये डिसीजन हुआ कि हम 2023 ना देख के 2024 देखें। मोदी जी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि हमें 25 की 25 सीट राजस्थान की कौन जीता सकता है। उसमें जो निकल के आया वो ये था कि वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे को कहीं शांत करने की कोशिश की गई। पर आप देखिए जिस ढंग का विद्रोह हो रहा है बीजेपी वालों का, पहले तो बीजेपी का शांत नेताओं को, बीजेपी वालों का कहना ये विद्रोह उसी पार्टी में होता है जो आगे जीतती हुई दिखती है। बीजेपी का वो उनका कहना ये कि जो जीतती हुई दिखती है उसके यहाँ विद्रोह होता है, जो हारती होती है उसमें कभी विद्रोह नहीं होता, कि उनके पास आदमी नहीं है तो उनके विद्रोह क्या होगा, उनका कहना ये। अब मैं पॉइंट पे आता हूं। आपने बात करी आज की तारीख में करीब 17 से 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे विद्रोह है बीजेपी में। उनमें आप देखें वो जो विद्रोह कर रहे हैं बड़ा खुलेआम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विद्रोह कहां पर हुआ, वो हुआ जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चित्तौड़गढ़ के, वहां विद्रोह हुआ। वहां उनके फोटो तस्वीरें जलाई गई, पोस्टर फाड़े गए, सबसे बड़ा विद्रोह वहां हुआ। आपका पार्टी प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नारे लगे, मोदी तेरे से बैर नहीं, सीपी तेरी खैर नहीं। और वहीं पे उन्होंने उनके ऑफिस को भी अटैक करा, कई चीजें हुई। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको भेजा गया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि आपने एक एमपी को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़वाया विद्याधर नगर से, जो कि बीजेपी की सेफेस्ट सीट है। वहां से कौन लड़ रहा है आज, दिया कुमारी, प्रिंसेस दिया कुमारी, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस ऑफ जयपुर। और वहां नरपत सिंह राजवी को एडजस्ट करने के लिए वहां भेजा गया। अब वहां इतना बड़ा विद्रोह है, आपको क्या बताऊं। और वो चंद्रशेखर नाम के, चंद्रशेखर ही नाम है उनका, वो जो लड़े थे पिछली बार और अच्छे मार्जिन से जीते थे, उनका टिकट काटा गया। तो वहां पूरा खुलेआम विद्रोह है। ऐसा ही विद्रोह आपको करीब 17 से 20 जगह दिख रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। क्या ये लोग बीजेपी के वोट नहीं काटेंगे? 100% काटेंगे। इसीलिए मैं, आप जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन जीतेगा, मैं हर समय आपको ये बोलता हूं, परसेप्शन में अशोक गहलोत आगे हैं, जीतेगा कौन मुझे पता नहीं। आज की तारीख में अशोक गहलोत के जितने विद्रोह हुए और कांग्रेस अगर अपने विद्रोह को कंट्रोल कर पाई तो फिर कांग्रेस को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। ये बड़ा क्लियर है। अब जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता बगावत कर रहे हैं, मैं बुशरा जी, उनमें से ज्यादातर के पास में इतनी ताकत तो है कि 10 से 20 हजार वोट ला सकते हैं। ओके। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये साफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं बिलाल साहब? क्योंकि अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं और अगर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो स्टेट का भी सही, तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक वाटर चेकिंग चल रही है लोकसभा इलेक्शन के लिए? क्या आपको इस तरह से भी ये नजर आ रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि जो 25 साल से हम ये देख रहे हैं कि 5-5 साल जिस तरह से एक ट्रेंड रहा है राजस्थान का, क्या आपको लग रहा है कि इस बार उस पर भी डाउट है और कांटे की टक्कर पूरे तौर पर नजर आ रही है? कम से कम जमीनी हकीकत अब तक तो यही दिखा रही है। देखिए बुशरा साहबा, जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप ने लास्ट के अंदर, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने जिस तरह से लास्ट आवर्स में वसुंधरा को अप्रोच किया है, वो मेरे को कर्नाटक मॉडल की याद दिलाता है कि येदियुरप्पा के सामने फाइनली झुकना पड़ा था। तो क्षेत्रीय छत्रप से मेरी मुराद है कि वसुंधरा यकीनन, जिसके बारे में हम लोग बार बार कह रहे हैं, वो एक वहां की स्टॉलवर्ड लीडर है, उनका एक अपना दबंगई है, उनका अपना एक हैसियत है। तो ये एहसास भारतीय जनता पार्टी को काफी लेट आवर्स में हुआ, जब काफी डैमेज हो गया। और जो टाइमिंग आपको
माहौल बनाने में करना चाहिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। जो जो स्ट्रेटेजी एक इलेक्शन कैंपेन को टेकअप करने की होना चाहिए, वहां पर पूरा डेफिसिट नजर आ रहा है। एक समय हुआ करता था, आप देखते होंगे कि ट्रांजिस्टर को लोग ट्यून नहीं कर पाते थे, सुई इधर उधर घुमाते रहते थे और वो ट्यून नहीं हो पाता था कि किच किच पिच पिच की आवाज आती रहती थी। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का ब्रॉडकास्टिंग ट्रांजिस्टर है वो जनता से ट्यून ही नहीं हो पा रहा। कहीं कभी बगावत हो जाती है, कभी कहीं बगावत हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता कि ग्राउंड पर पब्लिक कनेक्ट के साथ क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसको नहीं समझ पा रही है। तभी तो ये रेजनमेंट देखने को मिल रहा है। और चुनाव फाइनली माहौल पर परसेप्शन पे जीते जाते हैं। आपका जितना परसेप्शन खराब होगा, आपका जितना माहौल खराब होगा, उन आवर्स में अशोक गहलोत बाजी मार लेंगे। वो मोमेंटम पेस ले लेता है उनका, और यही मोमेंटम ही आपको एक्सेलरेट करता रहता है लास्ट आखिर टाइम तक। तो लार्जर प्रोस्पेक्ट में चुनाव तो एक इंप्रेशन पे जीता जाता है कि आपने अपने इलेक्शन को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया, खासतौर से तब जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में आ चुके हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओबीसी की जो भागीदारी होनी चाहिए थी उसका खासतौर से ख्याल रखा गया टिकट्स में। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ओबीसी का ख्याल कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जो एडवांटेज है वो भारतीय जनता पार्टी का जो मिस ट्यूनिंग है अपने आप में, वो उसका एडवांटेज बन रहा है। और वो एक साइकोलॉजिकल पीस, एक इंप्रेशन और उनके इलेक्शन कैंपेन को एडवांटेज देता है, और ये सब चीजें एक्सेलरेट होती हैं मोमेंटम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को इन आवर्स में जो जरूरत थी कि अपने आप को स्ट्रीमलाइन करती, फोकस करती, उसमें काफी देर हो गई है। तो परसेप्शन तो यकीनन फिर उसका एडवांटेज तो अशोक गहलोत को मिलेगा। तो परसेप्शन में जो एक्सेलरेट करता है, या एनवायरमेंट में जो माहौल में एक पीसफुल होता है, या जिसका माहौल जनता देख रही होती है कि भाई ये लोग बड़ा स्ट्रीमलाइन होकर चल रहे हैं, ये लोग अपने झगड़े नहीं निपटा पा रहे, तो यही चीज आपको एडवांटेज देती है, और यही स्विंग वोट होता है। इसी से स्विंग वोट में आप जीत जाते। तो यह स्विंग वोट का जो परसेप्शन में जो इंपॉर्टेंस है स्विंग वोट को कैच करने की, वो अभी तक कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। और जो स्विंग वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, अगर पेंडुलम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो वो उनका अपना डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से स्विंग वोट वो हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक नैरेटिव मैं जो फील कर पा रहा हूं। ओके अनिल जी, आपको क्या लग रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि एंड मोमेंट पे जिस तरह से ताबड़तोड़ फिर रैलियां हमने देखा है कि अक्सर नरेंद्र मोदी जो है भारतीय प्रधानमंत्री वो करते हुए नजर आते हैं, या उनके अमित शाह या उनके इस तरह के जो लीडर्स हैं, टॉल लीडर्स हैं, वो करते हुए नजर आते हैं, और फिर उनको लगता है कि शायद एंड मोमेंट पे सारा माहौल बदल लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई प्लानिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, या आपको लग रहा है कि परसेप्शन की जो बैटल है वो हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती जा रही है? क्योंकि राजनीति में पूरा खेल ही परसेप्शन का होता है। अगर जनता में ये मैसेज चला गया कि वो आप अपनी अंदरूनी कलह तो मिटा नहीं पा रहे हैं, जनता के मसले आप क्या सॉल्व करेंगे, क्या आप उनके लिए योजनाएं बनाएंगे, किस तरह से आप लड़ेंगे, तो अगर ये परसेप्शन चला गया जनता के बीच में, जो फिलहाल हालात लग रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास वो जो चेहरे हैं उनसे कुछ खेल करके कुछ बदला जा सकता है? क्या इस तरह की कोई आपको आसार नजर आ रहे हैं? आप ये बता रहे हैं बुशरा जी, आप एक चीज याद करिएगा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंडिडेट को फोन करा था जो बीजेपी का रिबेल था, और उसको बोला था कि आप बैठ जाइए। वो उन्होंने ऑडियो भी लीक करा था, वो जो मैं आदमी का नाम नहीं जानता हूँ, हिमाचल का केस था, वो बैठे नहीं उसके बाद में। ये दो चीजें दर्शाता है, एक तो क्या मोदी जी की पकड़ अपने ऑर्गेनाइजेशन पे या अपने लोकल क्षेत्रों पे कम हो रही है, एक तो ये भी दर्शाता है। बिलाल जी ने अभी एक बात बोली वसुंधरा राजे पे, लास्ट मिनट आके आपने उनका हाथ पकड़ा, या जैसे आपने यद्दुरप्पा का करा था। ये बात मैं बुशरा जी करीब मेरे हिसाब से साल 1.5 साल से बोल रहा हूं, और मैं बार बार ये बोलता हूं कि बिकॉज यहां पर कोई लोकल क्षत्रप स्ट्रांग नहीं था,
तो बीजेपी में करीब 10 खेमे खड़े हो गए थे, आप देखिए। और वो 10 खेमे मैं तब भी बोलता था जब इलेक्शन आएंगे तो इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक खेमा दूसरे खेमे को निपटाने का काम करेगा। ये बीजेपी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान में, लोग इसको एंटीसिपेट नहीं कर रहे हैं अभी भी। जब 10 हैं तो वो कहेगा ये मेरे को दूसरे खेमे ने खड़ा करा, इसको हरवा, मेरे कैंडिडेट, इस वाले कैंडिडेट को हरवा, मेरे को जितवा, ये होगा। और अगर बीजेपी इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाती है तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत होगी, बताऊं। और एक बात करी बिलाल जी ने मोमेंटम की, आपको बताता हूं, चाहे कोई भी सर्वे उठा लीजिए, ओपिनियन पोल, चाहे सट्टा मार्केट उठा लीजिए, क्या हो रहा है, बीजेपी धीमे धीमे नीचे जा रही है और कांग्रेस धीमे धीमे ऊपर आ रही है। सॉरी, मेरा मानना यह है कि जब मोमेंटम एक पार्टी ले लेती है, वो मोमेंटम में पीछे नहीं आती है फिर इलेक्शंस में। तो मेरा मानना है कांग्रेस अभी मोमेंटम पे है, चाहे वो 70-80 सीट दिखाते हो, पर पहले तो 25 दिखाते थे, अब आज 70-80 पे पहुंच गए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये मोमेंटम चलता रहा तो बीजेपी को बहुत कष्ट आएगा आने वाले टाइम में। और बिलाल जी ने सही बात बोली, ये जो फोटोग्राफ्स हैं या ये जो वीडियोज हैं, ये वायरल हैं हर जगह, हर आदमी इनको देख रहा है। क्या आपने भी जो बात बोली, क्या आदमी इनको देख के वोट डालने की बात करेगा? इनको ये काम तो करेंगे ही नहीं, ये तो आपस में भिड़ते रहेंगे, फिर हमारा क्या होगा? जनता का मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो बिलाल जी बोले, उसमें इंडिया में इमोटिव इशू बहुत काम करते हैं, जो मैं पहले भी बोला, परसेप्शन मिक्स्ड विद इमोटिव। अब इस इशू को, क्योंकि अशोक गहलोत इतनी सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ले आए हैं, वो इशू उन्होंने एक तरफ हैंडल करने की कोशिश करी। इसके बाद एक लार्जर लेवल की बात करता हूं मैं, राहुल गांधी इज ऑन भारत जोड़ो यात्रा 2, जिसको कह रहे हैं लोग, मिजोरम गए, जिस तरह के वहां से फोटोग्राफ्स आए हैं, क्या आप सोचते हो उनका अंतर नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी कंप्लीट मेक ओवर मैन नाउ, मतलब कंप्लीटली मेक ओवर हो गया उनका, उनकी कहीं पप्पू इमेज नहीं है। वहां से जो फोटोग्राफ्स आए, आप देखिए एक लड़की खड़ी है, उसका सेल्फी खींच रहे हैं वो, और वो रो रही है। ये रोना जो चीज है, हम इंडियंस बाय नेचर इनहेरेंट, हम सेंसिटिव हैं, हम इमोटिव हैं, हम बहुत इमोशनल लोग हैं। ये फोटोग्राफ आपको बता रहा हूं, मणिपुर का फोटोग्राफ राजस्थान में भी क्लिक करेगा। ये ऐसी चीजें, और मेरा मानना है कि जो भी चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, उसके अंदर आप देखिएगा परसेप्शन मिंगल्ड विथ इमोटिव इश्यूज बहुत तगड़ा काम करते हैं। और अशोक गहलोत अभी उसमें सक्सेसफुल लग रहे हैं, एंड थैंक्स टू राहुल गांधी ऑल्सो। जिस तरह के फोटोग्राफ्स मिजोरम से आए हैं राजस्थान में, वो फोटोग्राफ भी बहुत कुछ बतलाते हैं। कल की बात बताता हूँ मिश्रा जी आपको मैं, कल जब ये कल या परसों, कल ही तो रिलीज करी है बीजेपी ने लिस्ट, वो लिस्ट देख के आगे आप दिखा रहे हैं अभी उसको, जो लिस्ट आई है उसमें आप देखें कि वसुंधरा जी के करीब 28 लोगों को अकोमोडेट करा गया। वो परसेप्शन ग्राउंड पे गया, ग्राउंड से एक आवाज उठी, अरे वसुंधरा वापस आ रही है। तो ये जो इश्यूज है ना मैम, अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो इनको किस तरह से टैकल करती है। क्योंकि आप मान के चलिए बीजेपी तो कन्हैया लाल भी उठाएगी, जो टेलर का मर्डर हुआ था इन उदयपुर, बीजेपी तो सनातन भी उठाएगी। ये उनके मेजर इशू राजस्थान में रहने वाले, मैं मानता हूं। कांग्रेस को पहले ही अपना प्लान एक्टिव करके रखना चाहिए। जब कैंपेनिंग स्टार्ट होगी ये पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि बीजेपी इनके अलावा जीतना मुश्किल हो जाता है। आप ये मान के चलो कि साहब मैं तो 5 साल में, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, हमें कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि ईमानदारी की बात है, बीजेपी ने पूरे 5 साल में कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करा है। जो परिवर्तन यात्रा निकाली, आपको अगर एवरेज निकालोगे तो 1200 लोगों से ज्यादा उनके पास लोग नहीं आए। तो मेरा मानना यह है कि अशोक गहलोत अपनी परसेप्शन में ऊपर है आज की तारीख में। मैं फिर क्लियर कर दूं, आज की तारीख में, आगे मुझे पता नहीं क्या होता है, पर आज की तारीख में अशोक गहलोत मुझे लगता है परसेप्शन में काफी आगे है, और उनकी रेटिंग भी आप हाँ बताएं। जी बिल्कुल। और अनिल जी जिस तरह से पूरे प्रिकॉशंस लेके जिस तरह से बोलते हैं, अभी मैं आपको कह रहा हूं, तो वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ, ताकि अगली बार आपसे पूछूं कि अब आप क्या कहना चाहते हैं। तो अभी बिलाल साहब जिस तरह से जिक्र किया अभी अनिल जी ने, और इससे पहले जब मैंने ओपनिंग अपना रिमार्क किया था, उसमें मैंने कहा था कि
मैं सवाल ये पूछ रही थी कि अभी अनिल जी जिस तरह से बात कर रहे थे, और इससे पहले भी मैंने कहा था कि राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कन्हैया लाल की बात करते हैं, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी की बात करते हैं। जब अमित शाह छत्तीसगढ़ जाते हैं, जगदलपुर में, वहां कहते हैं 3 दिवालियों की बात करते हैं। एक दिवाली जो कि जब दिवाली होगी तब मनाई जाएगी, एक 3 दिसंबर को जहां उन्हें लगता है कि उन्हें जीत मिलेगी तब मनाएगी जनता, और तीसरी दिवाली जब जनवरी में जब कपाट खुलेंगे मंदिर के। और टी राजा जैसे जो शख्स है, सबको पता है कि किस कम्युनिटी के खिलाफ वो जहर उगलते हैं, उनका निलंबन वापस ले लेना इलेक्शन से जस्ट पहले। उसके अलावा आप ये देखिए कि किस तरह से सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, आईएएस अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ये सब कुछ क्या दर्शा रहा है बिलाल जी? घबराहट, डर, ये सब तो दिखा ही रहा है। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये भी दिखा रहा है कि 9.5 साल में जो सब कुछ बताया गया, दिखाया गया, जो जुमलेबाजी की गई, जो वादे किए गए, वो सिर्फ जुमलेबाजी थी, और घूम फिर कर आना उसी सांप्रदायिक कार्ड पर ही है, जहां नरेंद्र मोदी के पास इतना बड़ा मीडिया मौजूद हो जो पूरे तरीके से सरकार के कंट्रोल में रहकर उसके गोद में बैठकर पत्रकारिता कर रहा हो, उसके बावजूद भी उन्हें सेल्फी पॉइंट्स बनाने पड़ रहे हो। टी राजा जैसे जो शख्स है, जो नेता है, उसका निलंबन वापस लेके उससे वो तमाम उस तरह की आग उगलने वाली जहरीली वो तकरीर फिर से करेंगे, और इस तरह के तमाम स्टेप जिसका मैंने जिक्र किया, क्या दिखा रहा है आपको? देखिए बुशरा साहब, जहां तक टी राजा वाला सवाल है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर जो एक कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की है, वो उसको भी एड्रेस करना चाहती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार कर ली है तो फिर उसको एड्रेस भी किया जाएगा। टी राजा वाला जो डिसीजन है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर जो एक कॉम्युनल माइंडसेट तैयार किया है, तो वो उनको संतुष्टि देता है। इसको इस तरह से देखिए, जब रमेश विदुड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर किस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उनको राजस्थान के अंदर टॉक का इंचार्ज बना दिया गया। तो पॉलिसी लेवल पे कोई चेंज नहीं है, ये बता रहा है कि एक कॉम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी मेन स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ एक एड्रेस करके चलना है, उसमें कोई उनके यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं। और पास्ट के उदाहरण तो सबको पता ही है, हम सब लोगों को, कि किस तरह से दिल्ली के दंगे हुए और किस तरह से उनके सेंट्रल मिनिस्टर्स ने क्या बोला और फिर उनको किस तरह से अपलिफ्ट किया गया, क्योंकि बहुत पास्ट में चला जाएगा। एक रिफ्लेक्शन के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको छोड़ लेनी चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर जो एक फ्लोरोसेंट चैनल है, जिनको सो कॉल्ड लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, मैं इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूं। मैं इनको फ्लोरोसेंट चैनल कहता हूं और नौचंदी चैनल कहता हूं, जो अपनी भव्यता से तो जाने जाते हैं लेकिन अपने कंटेंट से नहीं जाने जाते, इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं है, इसलिए मैं इनको नौचंदी चैनल या फ्लोरोसेंट चैनल बोलता हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि पिछले 10 साल से आपने देखा होगा कि जो कंट्रोल मीडिया पर रहा भारतीय जनता पार्टी का, और जिस तरह से उसने वन साइडेड उनका प्रचार किया, ये बताता है कि उसके बावजूद आपका आरएसएस जैसा संगठन, जिसको आप इतना बड़ा क्लेम करते हैं पूरे देश में, और फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता, इस सब के बावजूद आपको ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो बताता है कि या तो आपका कैडर फेल है आरएसएस का, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की क्रेडिबिलिटी नहीं है, या जो 10 साल से जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, फ्लोरोसेंट चैनल, जो आपका एक तरफा रिकॉर्ड चला रहा है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आपको ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है ताकि एक बची कुछ क्रेडिबिलिटी को भी इस्तेमाल कर लिया जाए, और वो पब्लिक के कम्युनिकेट कर सके, उनके चेहरे को दिखा के, वैसे अधिकारी कह रहे हैं ये नीतियां उन्होंने लागू की है तो इसमें सच्चाई होगी, एक ये एंगल होता है। और जहां तक रहा है सर्विस रूल बुक का सवाल, तो देखिए केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों के जो बिहेव होता है, जो आचरण होता है, उसके भी कुछ अपने नियम्स होते हैं, उसके भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। 1964 के अकॉर्डिंग जो
उनका नियम है उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है। तो मैं ये नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी खुद इस रूल को फॉलो अगर करे तो वो उसको सोमोटिव ले सकती है। ब्यूरोक्रेसी की पूरे देश के अंदर, आईएएस आईपीएस की इस देश के अंदर अपनी अपने संगठन है, उनका अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स है, उनकी अपनी संस्थाएं हैं, तो इस पर स्वयं संज्ञान लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा से ज्यादा इस इशू को इलेक्शन कमीशन के पास टेकअप कर सकती है, या फिर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास एक मेमोरेंडम भेज सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत बड़ा कोई मेरे नजर में पॉलिटिकल इशू नहीं है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमेशा न्यूट्रल मानी जाती है। वो सत्ता की जो नीति होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होती है, ना कि सत्ता की नीतियों का पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें सवाल ये जरूर उठता है कि आपके पास, आप ये कहते हैं कि आरएसएस आपके पास, भारतीय जनता पार्टी का आप ये कहते हैं इतना बड़ा कैडर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा करते हैं, हमारे पास इतने करोड़ कार्यकर्ता हैं। आप टीवी चैनल्स की अगर बात करें तो पता है कि 9.5 साल से वो किसका ढोल पीट रहे हैं, ये सबके सामने है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये तमाम काम करने की जरूरत आन पड़े तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नर्वस है आगे आने वाले चुनाव को लेकर। और अनिल जी, 5 राज्यों के चुनाव की क्योंकि हम बात करें, खासतौर पर राजस्थान पर हमारा फोकस है आज, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जो जातिगत जनगणना को लेकर लगातार जो राहुल गांधी और हमने देखा कि अशोक गहलोत भी, और ये कहा कि वो आते हैं तो कैसे जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसका सर्वे कराया जाएगा, सर्वे कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। ओपीएस को लेकर जो छत्तीसगढ़, जो राजस्थान की सरकार का जो स्टैंड है, और तमाम जिस तरह की पॉलिसीज हैं फिलहाल, क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जब रैलियां की जाएंगी तो हिंदुओं को कंसोलिडेट करने, और ये कहा जाएगा जिस तरह से पहले भी नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि जाति सिर्फ एक है, वो गरीब है, और जातियों के नाम पर आपको बांटा जा रहा है, वो प्रधानमंत्री जो ओबीसी अपने आप को कहकर ओबीसी का सबसे बड़ा वोट 2019 में लेते हैं, क्या आपको लग रहा है ये मसला भी नेशनल जितना है उतना ही आपको क्या रीजनल भी नजर आ रहा है? आपकी बात का एक छोटा सा जवाब देता हूं, बिलाल जी की बात भी आगे बढ़ाता हूं। आप देखिए, आज मैं कुछ बीजेपी के नेताओं से मिला, यहां पे सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है कैनवेसिंग और कैंपेनिंग करने के लिए? आप विश्वास नहीं करेंगी, यहां के बीजेपी के नेता चाहते कि हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ पे कैंपेनिंग करें या रोड शोज करें। आप इससे समझ जाइए कि हम बीजेपी जो है उनका प्लान क्या है अल्टीमेट, कि हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है। आज सबसे ज्यादा बड़े दिखते हैं जो कम्युनल पॉलिटिक्स में है, सबसे बड़े नजर आते हैं लोगों को, उनकी डिमांड है। राजस्थान में बीजेपी के नेता चाहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहां पर आए। अब आगे बोलना ठीक नहीं है, वो आप अपने आप समझ जाएंगे लॉजिक कि उनको बुलाने के पीछे कारण क्या है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने ओपीएस की करी, ओपीएस का भी आपको मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यहां जो सेक्रेटरीट है जहां सीएम बैठते हैं, वो पूरी बिल्डिंग है, मंत्री भी बैठते हैं और आईएएस बैठते हैं, आईपीएस भी बैठते हैं। वहां मैं किसी से मिलने गया था, एक क्लर्क से मेरी बात हो रही थी, उसने मेरे को कहा देखो साहब, ओपीएस अशोक गहलोत ने दिया है और हम इससे बहुत खुश हैं, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। ओपीएस का इंपैक्ट है, लोग भूल रहे हैं इस बात को, ओपीएस का इंपैक्ट है। हिमाचल में क्योंकि 80% ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, इसलिए ओपीएस ने जिताया कांग्रेस को हिमाचल में। ये बहुत सीधा सा लॉजिक है। रामलीला ग्राउंड में रैली हुई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, जिसमें करीब 5 लाख लोग थे, वो ओपीएस का इंपैक्ट है, जिन्होंने ओपीएस मांगा। ये बातें दोनों। आपने तीसरी चीज बोली कास्ट सर्वे, उसमें बुशरा जी मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। अशोक गहलोत ने वो लेटर साइन करा अ डे बिफोर मॉडल कोड, ये अपना आचार संहिता के एक दिन जी, आचार संहिता। मेरा मानना ये वो डिले कर गए, नहीं तो इसको भी अगर वो मिला लेते तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता आज की तारीख में, पर वो थोड़ा डिले कर गए। इसको अगर उनको करना था तो 2 महीने पहले कर लेते, उसका भी फायदा मिलता उनको। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस करी है उसका फायदा उनको नहीं मिल रहा। उनका फायदा परसेप्शन में दिखता है, लोग बोलते हैं कि अशोक गहलोत हमको पसंद है,
अब सबसे बड़ी बात ये मैं आपके शो में शायद पहले बोला था, सबसे बड़ा टेस्ट ये बुशरा जी, क्या ये जो पॉलिसीज है अशोक गहलोत की, ये कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी, या कम्युनल पॉलिटिक्स वाले जीत जाएंगे कम्युनलाइज करके चीजों को। ये चीज देखना ये अशोक गहलोत का टेस्ट नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए एक टेस्ट है। क्यों राजस्थान पहला स्टेट है जिसने 10 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपको लाके दिए, क्या उसके ऊपर भी धर्म हावी हो जाएगा? ये देखना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊं। और इससे आगे की राह पता लगेगी, क्योंकि ये तीनों स्टेट, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इन तीनों में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। और मेरा मानना है अगर ये सक्सेसफुल हुए तो तीनों स्टेट बीजेपी लूज कर सकती है। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अगर बारे में बात की जाए तो वहां पर तो साफ तौर पर बहुत स्थिति कांग्रेस की बेहद मजबूत नजर आ रही है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां टक्कर नजर आ रही है, और अभी लगातार जिस तरह की परसेप्शन की जो राजनीति परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक एज जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिखती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम में एक छोटा सा एक स्टेट, वहां पर 3 दिन राहुल गांधी अगर गुजारते हैं, वहां लोगों से सीधा संवाद करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बच्चों को गोद में लेते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, बुजुर्गों का हाथ अपने सर पर रखवाते हैं, स्टूडेंट से कॉलेज में जाकर संवाद करते हैं, और सीधे तौर पर जो उनकी समस्याएं हैं, उनका कल्चर, उनका खान पान, उनकी जबान, उस सब को लेकर वो एक तरह की जो मैसेज देते हैं कि वो अगर सरकार आती है तो कैसे उस सब को सिक्योर किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत हिट कर रहा है। तेलंगाना में तो शायद कांग्रेस के लिए सबसे अब तक की सबसे अच्छी खबर तेलंगाना से ही देखने के लिए कांग्रेस को मिल रही है, जहां पर जिस तरह का काम किया गया है। और अभी राहुल गांधी जैसे वहां मौजूद थे, वहां पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो जन सैलाब उनके साथ उमड़ा, और जिस तरह का उत्साह वहां देखने के लिए मिला, और वहां राहुल गांधी जिन अलग तेवर में नजर आए, वो कहीं ना कहीं सिर्फ तेलंगाना तक महदूद रहने वाला नहीं है, ये भी साफ है। आखिरी सवाल मेरा बिलाल साहब आपसे, और फिर मैं शो को वाइंड अप करूंगी, कि जो परसेप्शन बन रहा है फिलहाल, खासतौर पर राहुल गांधी जैसे संवाद कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो राहुल गांधी की बात करना भी बेहद जरूरी है। वो जिस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं, वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की वो बात कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस की वो बात कर रहे हैं, उन तमाम स्कीम्स की वो बात कर रहे हैं। पूरे देश को एक रंग में ना रंग के जो जिस रंग के मैंने कपड़े पहने हुए हैं उस रंग में ना रंग के, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आपका जो कल्चर है, जो खान पान है, जैसा आपकी जबान है, हम उसको अपने साथ सम्मिलित करके उसको सिक्योर करना चाहते हैं। इन तमाम चीजों का आपको क्या असर नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है ये बहुत हार्ड हिट कर रहा है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर लग रहा है कि वो उसके पास फिर से एक ही कार्ड है, सांप्रदायिक कार्ड, और उसी पर ही वो एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और लोगों को ठगना और छलना चाहती है? देखिए बुशरा साहब, जहां तक सांप्रदायिक कार्ड का सवाल है, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी उसमें एक्सपर्टी हासिल रखती है, लेकिन अगर सांप्रदायिक कार्ड और जातीय जनगणना ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं तो फिर भारतीय कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो फिर जातीय जनगणना की मांग उठाने लगते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बिटवीन द लाइंस कहना चाहूंगा, क्लैरिटी के साथ नहीं, फिलहाल जो जातीय जनगणना पर जो कांग्रेस ने अपना टोन सॉफ्ट किया है, वो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को गिव अप कर दिया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपर कास्ट को भी साथ के रखना है, इसलिए सॉफ्टली टोन कर लिया है जातीय जनगणना पर। कि हम ज्यादा हैमरिंग करते हैं जातीय जनगणना पर, तो जो अपर कास्ट है वो कहीं रिएक्ट ना हो जाए, उसको भी कॉन्फिडेंस पर, इसलिए सॉफ्ट कर लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी कॉमनलाइज करती है तो कांग्रेस फिर इसको रिवर्स करेगी और फिर जातीय जनगणना को फिर स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेलरेट कर देगी। अब वहां राहुल गांधी का सवाल है, ये मैंने बिटवीन द लाइंस कही है बात को, स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ जी जी, जो स्ट्रेटेजी मैं बात करके यहाँ सेंट्रल लीडरशिप से जो ट्रेस कर पाता हूं। अब रहा देश का सवाल, देखिए राहुल गांधी
कांग्रेस के आज नीति निर्धारक है और कांग्रेस के लीडर है। वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस का एक नीतिगत निर्णय था और जिससे राहुल गांधी ने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस की जो विचारधारा का जो संकल्प होना चाहिए, जो एक कमिटमेंट होना चाहिए, जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसके अंदर एक क्लैरिटी लाने की कोशिश की है कि व्हाट वी थिंक एंड अबाउट द एन आइडिया ऑफ इंडिया एंड व्हाट द राइट विंग फोर्सेस से एट प्रेजेंट। तो उसके अंदर क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। तो उस क्लैरिटी के बाद उस परसेप्शन को मेंटेन कैसे किया जाए, उस एन आइडिया ऑफ इंडिया को जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने एक पूरे 4,500 किलोमीटर की यात्रा की है, उसका फॉलो कैसे किया जाए, उस टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाए, इसलिए वो पब्लिक कनेक्ट से जुड़ गए ताकि लोगों के अंदर उनका पब्लिक कनेक्ट बना रहे और लोगों के अंदर एक मैसेजिंग जाता रहे कि राहुल गांधी लोगों की इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता, उनका जो मिजाज है, आदमी को व्यक्ति जीवन में एक स्वतंत्रता तो चाहिए, जो उसका एक फंडामेंटल या बुनियादी मिजाज होती है कि वो बंधन में नहीं बंधा रहना चाहता। उस पॉइंट को बार बार उठाते हैं और अपने कनेक्ट को एनलार्ज करते हैं पब्लिक में लाकर और सभी सेक्शन को एड्रेस करते हैं। कभी वो ड्राइवर्स के पास जाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स के पास, कभी वो खेत में काम करते हुए नजर आते हैं, कभी वो महिला को बच्ची के आंसू पूछते नजर आते हैं, कहीं भी वो मणिपुर महिलाओं की आबरू की बात करते हैं, कहीं वो महिला अधिकारों की बात करते हैं, कहीं लोगों के अधिकारों की खान पान की बात करते हैं। इस तरह से वो अपना सोशल फैब्रिक जो है वोट बैंक का उसको कनेक्ट करते हैं और ये वही फॉलोअप है जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने एक लार्जर लेवल पे मैसेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और वही मैसेज जो है वो लगातार अपनी रैलियों से तमाम जगहों पर दे रहे हैं। क्या इसका असर जो राज्य के इलेक्शन है उनमें भी देखने के लिए मिलेगा? जाहिर सी बात है कि जिस तरह की तमाम बातें वो अलग अलग जगहों पर अपनी रैलियों से कर रहे हैं, लग रहा है कि उसका असर जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। 3 दिसंबर को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, किसके दावों में, किसकी बातों में कितना दम है और जनता क्या देखना सुनना चाहती है, वो अपने लिए क्या समझती है, ये 3 तारीख को बिल्कुल पूरी तरीके से आईने की तरह साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव पर बने रहिए, वहां तमाम वीडियोस आप देखते रहिए और हमें सराहते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। नमस्कार।